हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। आज की क्लास में हम मुगल वंश की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि 1526 में बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव डाली गई और 1857 तक मुगल वंश का शासन चलता रहता है। 1707 तक 1526 से लेकर के 1707 तक जो शासक थे वो शक्तिशाली शासक थे, और 1707 के बाद में जो शासक थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। इसलिए इसको हम प्रारंभिक मुगल काल कहते हैं। 1526 से लेकर के 1707 और 1707 से लेकर के 1857 बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम राजा था मुगल वंश का, उसे 1857 की क्रांति का दोषी मानते हुए उसे रंगून अर्थात म्यांमार म्यांमार की जेल में भेज दिया था अंग्रेजों ने। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार की जो मुगल प्रशासन की जो राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, शासन करने का तरीका किस प्रकार का था, इन सब को इस क्लास में इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आज अगर आप देखो तो गांव होते हैं, आप जानते हैं गांव से मिलाकर क्या बनता है, तहसील बनता है। गांव से मिलाकर क्या बनता है, तहसील बनता है। कई तहसीलों से मिलाकर क्या बनता है, जिला बनता है। कई जिलों को मिलाकर के क्या बनता है, राज्य बनता है। और कई राज्यों को मिलाकर क्या बनता है, देश बनता है, जो कि हमारा है। तो मैंने कहा गांव होगा, तहसील होगा, जिला होगा, राज्य होगा, देश। इस प्रकार की शासन व्यवस्था वर्तमान में हमें देखने को मिलती है, इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन अगर हम 500 से लेकर के 600 साल पहले की बात करें या 700 साल पहले की बात करें तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं थी। शासन व्यवस्था इसी प्रकार की थी, लेकिन उनके नाम अलग अलग थे। शासन करने का जो है तरीका वो अलग था। लोकतंत्र नहीं था, अर्थात राजा जो शासक होगा या जो सुल्तान होगा वो ही डिसाइड करेगा कि किसको शासक बनाना है, किसको कौन सा पद देना है। जैसे आप जानते हैं कि आज के समय जैसे कैबिनेट बनती है, जो कैबिनेट बनती है केंद्र सरकार में, जो कैबिनेट होती है उसका जो कैबिनेट का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। और इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री के बाद यदि बहुमत है, क्या है, यदि बहुमत है प्रधानमंत्री के बाद पास, तो वो जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ऐसा वर्तमान में देखने को मिलता है। लेकिन उस 500 से 700 और 800 साल पहले ऐसा नहीं था। 500-700 साल पहले कैसा था कि एक शासक है, एक क्या है, शासक है। अब शासक किसको मंत्री बनाना चाहता है, किसको वित्त मंत्री बनाना चाहता है, किसको सैन्य प्रभारी बनाना चाहता है या सैन्य प्रमुख बनाना चाहता है, तो ये शासक पर निर्भर करता है। इसी तरह से जैसे आज के समय किस पे निर्भर करता है, प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। लेकिन आज के समय लोकतंत्र है, उस समय लोकतंत्र नहीं था, उस समय क्या था, राजतंत्र था। 500 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो 500 साल पहले किस प्रकार से भारत पे शासन होता था, किस तरह से जो है किसके पास जो है कौन सा पद था, और उस विभाग को क्या कहते थे, ये सारी जानकारी इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3-4 प्रकार से जो है शासन उस समय भी 5 प्रकार से विभाजित था। जैसे आज एक गांव का मुखिया कौन होता है, तो आप जानते हैं कि गांव का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है। इसके बाद होता है तहसील का मुखिया कौन होता है, तो जो है तहसील का मुखिया जो है
ब्लॉक प्रमुख होता है। ये राजनीतिक व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। तहसील का मुखिया कौन होगा? तो वो ब्लॉक प्रमुख होगा। ब्लॉक प्रमुख के ऊपर जाएंगे तो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, डीएम होता है, कई प्रकार के पद होते हैं जिले पे। राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और देश में एक प्रधानमंत्री होते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पद है। उस समय भी ऐसा था। उस समय क्या था? पहले गांव के बाद था परगना। कई गांवों को मिलाकर के परगना बनता था। जैसे आज कई गांवों को मिलाकर के तहसील बनता है। अगर हम 500 साल पहले की बात करें तो 500 साल पहले कई गांवों को मिलाकर के क्या बनता था? परगना बनता था, जिनको हम प्रखंड भी कहते हैं और गांव को उस समय आम्र भी कहा जाता था। आगे बात करते हैं सरकार। कई जैसे आज के समय कई तहसीलों को मिला लेंगे तो क्या बनता है? जिला। उस समय की बात करें तो कई परगनाओं को मिला करके सरकार बनता था। सरकार का मतलब है जिला। सरकार को ही जिला कहा जाता था। कई जिलों को मिलाकर के सूबा या राज्य या प्रांत, सूबा, राज्य या प्रांत कहते थे। साम्राज्य, राज्यों को मिलाकर के साम्राज्य बनता था, जिसका प्रमुख शासक होता था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जिसका प्रमुख कौन होता था? तो शासक होता था। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। कब? 700 साल पहले के इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मुगल प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार से थी। गांव होगा, गांव से परगना, सरकार, सूबा, राज्य। गांव होगा, परगना, सरकार, सूबा, राज्य। गांव होगा, परगना होगा, सरकार होगा, सूबा होगा, राज्य होगा। गांव होगा, सरकार होगा, गांव होगा, परगना होगा, सरकार होगा, सूबा होगा, राज्य। सम्राट। गांव को आम्र कहते थे, परगना को प्रकट कहते थे, सरकार को जिला कहते थे, सूबा को राज्य कहते हैं। साम्राज्य का मतलब पूरा देश। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को तो कोई बताए। ठीक है, आगे बात करेंगे केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। देखो, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी और गांव लेवल पर राज्य प्रशासनिक व्यवस्था अलग थी कि किस प्रकार से गांव पर शासन किया जाएगा। तो केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो बादशाह होता है। आज के समय प्रमुख कौन होता है? तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री होते। 500-700 साल पहले केंद्रीय प्रशासन का जो प्रमुख बादशाह होता था। कौन होता था? बादशाह होता था या राजा होता था या सुल्तान होता था। लेकिन आज के समय कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति करता है किसकी? अन्य मिनिस्टर की। अन्य मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। किसकी? अन्य मिनिस्टर की नियुक्ति करता है कौन? प्रधानमंत्री। तो वो बन जाती है मंत्रिपरिषद। उस समय भी मंत्रिपरिषद थी। उस समय 700 साल पहले भी भारत में मंत्रिपरिषद बनती थी, अर्थात मुगल वंश के समय भी एक मंत्रिपरिषद थी, जिसको क्या कहते थे? विजारत। क्या कहते थे? विजारत कहते थे। 500 साल पहले जैसे आज एक डिफेंस मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, फॉरेन मिनिस्टर होगा, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कई प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। आपको पता है 32-33 मिनिस्टर बनते हैं। तो उस समय की बात करें तो प्रमुख मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? विजारत कहते थे। प्रमुख थे पद जो है दीवान था, वकील था, वजीर था, मीर बख्शी था और जो है बादशाह था। तो इस प्रकार के पद उस समय थे। किसकी? मंत्रिपरिषद में। किसकी मंत्रिपरिषद थी? तो ये बादशाह की मंत्रिपरिषद थी। आज के समय प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं। तो ये जो है ये आज की मंत्रिपरिषद है। उस समय की मंत्रिपरिषद को विजारत कहते थे। प्रमुख पद थे दीवान, वकील, वजीर, मीर बख्शी और बादशाह। ये पद इस मंत्रिपरिषद में हमें देखने को मिलते थे। पद और थे लेकिन मेन और प्रमुख यही थे। आगे बात करते हैं सद्र। एक विभाग यह भी था सद्र उस सद्र किस विभाग किसको देखता था? तो ये धार्मिक मामले देखने का काम कौन करता था? तो सद्र एक धार्मिक मामलों का विभाग होता था, जिसका प्रमुख को कहते थे हम सद्र। धार्मिक मामलों से संबंधी विवादों को निपटाने का कार्य सद्र ही करता था, क्योंकि ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। तो एक विभाग यह भी था मीर ए समा क्या था? तो ये दैनिक किसके दैनिक? शासक अर्थात बादशाह लिख देते हैं। बादशाह दैनिक जीवन। बादशाह क्या खाएगा, बादशाह क्या पहनेगा, बादशाह आज कहाँ जाएगा। बादशाह अर्थात जो राजा होते थे, जो किंग होता था, उसकी पूरी दैनिक देखरेख में किसका हाथ होता था? तो वो मीर ए समा का ही हाथ होता था। मीर ए बख्शी क्या? सैनिक प्रभारी।
सैनिक प्रभारी होता था। सैनिक प्रभारी का मतलब है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा पद अगर किसी के पास होता था तो उसको कहते थे मीर बख्शी। जैसे वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर का मतलब है आप जानते ही हैं। जैसे अभी वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, उस समय मीर बख्शी होता था जो सैन्य प्रभारी जो होता था, जो सैनिक व्यवस्था थी उसका मुख्य पद होता था, जिसको हम मीर बख्शी कहते थे। और मीर समा बादशाह की दैनिक जीवन की देखरेख करता था। सद्र ये क्या करता था, धार्मिक मामले को निपटाने का श्रेय जो है सद्र विभाग को ही जाता था। तो ये कुछ प्रमुख पद थे केंद्रीय प्रशासन की, मैंने बात की। आज भी केंद्रीय प्रशासन आपको देखने को मिलता है, आप उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दरोगा, आगे बात करेंगे दरोगा एक डाक चौकी। तो ये जो है दरोगा होता था, और ये तरह से जो दरोगा होता था ये गुप्तचर व्यवस्था जो होती थी उसका प्रमुख होता था। गुप्तचर व्यवस्था किसी भी शासन को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उसी तरह दरोगा एक डाक चौकी जो होता था वो गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख होता था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसके बाद बात करें, ये तो हमने केंद्रीय प्रशासन जो कि देश लेवल पर होता था। अब बात करते हैं प्रांत। तो प्रांतों को विभाजित किया गया था सूबों में, कई सूबों में प्रांतों को विभाजित किया गया था। और इस प्रांत का अर्थात सूबे का जो प्रमुख होता था उसको हम सूबेदार कहते थे। प्रांत का जो प्रमुख होता था या सूबे का जो प्रमुख होता था उसे सूबेदार कहते थे। अकबर का जो प्रांत था वो 15 कितने सूबों में बटा था, 15। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो अकबर का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कितने सूबों में विभाजित थी, तो आपको याद रखना है 15। शाहजहां की बात कर रहे हैं तो 18, औरंगजेब की बात करें तो 20 सूबों में विभाजित था जो है प्रशासनिक व्यवस्था औरंगजेब की। सूबेदार, सूबे का प्रमुख सूबेदार होता था। और दीवान ये राजस्व प्रमुख होता था। कौन? राजस्व प्रमुख अर्थात वित्त मंत्री होता था। किसका? सूबे का। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि सूबे का जो प्रमुख होगा वो सूबेदार होगा, और इसका जो राजस्व मंत्री होगा अर्थात वित्त मंत्री होगा उसको हम दीवान कहते थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे सरकार और जिला। सरकार को ही जिला कहते हैं। फौजदार जो होता था वो जिला का प्रमुख होता था। फौजदार जो होता था वो जिला का प्रमुख होता था। बात करते हैं परगना का जो प्रमुख होता था उसको हम सिकदार कहते थे। उस समय की बात कर रहा हूं। आज के समय परगना का जो प्रमुख होता है उसको हम कहते हैं एक तरह से ब्लॉक प्रमुख, लेकिन उस समय जो परगना का प्रमुख होता था उसको हम सिकदार कहते थे। गांव का इस समय प्रमुख कौन है? तो प्रधान होता है, लेकिन 500 साल पहले गांव का प्रमुख कौन होता था? पटवारी या जो है चौधरी। उस समय की बात करें 500 साल पहले तो कौन होता था? तो आपको याद रखना है पटवारी या चौधरी जो है गांव के प्रमुख हुआ करते थे। नगर का जो प्रमुख होता था उसको हम कोतवाल कहते हैं। आज भी नगर का प्रमुख जो होता है वो कोतवाल होता है। अभी तो काफी पद आ गए हैं, सीओ आ गए हैं और काफी पद आ गए हैं, एसएसपी आ गया, इस तरह से। उस समय नगर का प्रमुख कोतवाल होता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करें हैं किस प्रकार की सैनिक व्यवस्था थी। जैसे आज आप देखेंगे तो आपके पास एयरफोर्स है भारत में, आपका आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, नेवी है। वो आज के समय भारत में इस प्रकार की सैनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। उस समय सैनिक व्यवस्था मनसबदार प्रथा पर आधारित थी, अर्थात एक मनसबदार एक प्रोसेस है जो क्या करती है कि सैनिक व्यवस्था किस प्रकार की हो ये हमें जो है एक तरह से अरेंजमेंट के बारे में बताती है। उस समय की बात करें तो सैनिक व्यवस्था पैदल सेना थी। क्या थी? पैदल सेना थी, और हाथी सेना थी, नौसेना थी, घुड़सवार सेना थी और तोपखाना सेना थी। और राज व्यवस्था क्या थी? तो राजभाषा की बात करें तो फारसी राजभाषा थी। 500 साल पहले जो है मुगल काल की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था। आज के समय कोई हमारे देश की राज्य की भाषा नहीं है। आज के समय हमारे देश का कोई प्रमुख धर्म नहीं है। आज के समय हमारे देश में जो है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी इस प्रकार की सेना है। तो इस तरह से
पहले जो है प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात भारत पे इस प्रकार से शासन होता था। वर्तमान में भी मैंने बताया कि किस प्रकार के शासन होता है, गांव, तहसील और जिला और राज्य और जो है आपका देश। लेकिन उस समय किस तरह से शासन होता था इस क्लास में हमने डिस्कस किया। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो को वॉच करने के लिए एक नोट बनाएं और एक नोट बना करके अपने पास रखें और उसको रिपीट करें। आई होप एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं होगा और कई बार इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस क्लास में थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।